अब मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूं। राजीव, कोरोना का तो साया है ही, लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे पिछले कई दिनों से, आज कहां बात हो रही है विकास की, कहां एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, कहां नौकरियों की बात हो रही है, कहां कॉलेज की बात हो रही है। कोई भी पार्टी इस पर बात नहीं कर रही है। कुल मिलाकर अब जो 2022 की जंग है वो विकास से हटकर जाति धर्म ध्रुवीकरण पर आ गई है। किसी को यादववादी कहा जा रहा है, किसी को ब्राह्मणवादी कहा जा रहा है। देखिए, जब आप चुनाव में उतरते हैं विपनेश, तो आपने देखा है कि जो वही मुद्दा चलाया जाएगा जो लामबंद करेगा, जिससे वोट मिलेंगे। आप 5 साल जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो पूरे साल जो है वो कुछ भी पढ़ते रहे, खेलते रहे, सारी चीज़ें करते रहे। जब एग्ज़ाम आ जाता है तो गेस करके कि ये आ सकते हैं, कुछ 10-15 सवाल पढ़ते हैं, ज़्यादातर उसी को तैयार करते हैं कि इसी में से फंस जाए। तो हमारे ज़माने में था, 90 के दशक के लोग 10 क्वेश्चन पढ़ते थे तो कहते थे इसमें गेस है, ये इसी में 5 फंस जाएगा, और जब एग्ज़ाम देते थे तो कहते थे 4 फंस भी गया था। तो ठीक इसी तरह से नेता 5 साल बातें तो बहुत अलग अलग तरीके के करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है ना, तो वो गेस करते हैं कि ये 10-12 जो मुद्दे हैं, इसमें से मछली किस से फंसेगी, कौन सा दांव चला जाए जिससे फंसाया जा सके। तो ये तो चुनाव के समय होना ही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बिहार के चुनाव में जाति की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। धर्म की बात ना हो, भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक ताकत हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पिछली बार जब हुए थे, आपको याद होगा, शमशान कब्रिस्तान का नारा उन्होंने ही दिया था, दिवाली रमजान की बात उन्होंने ही कही थी। तो जब चुनाव आएगा तो बात दूसरे तरह की होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही 80%, 20% की बात योगी आदित्यनाथ ने की, कल हमने उस पर चर्चा की। उसके बाद अखिलेश यादव भी कुछ कार्यक्रम में गए, वहाँ उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैं यादव हूँ, इसलिए मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है, मैं यादव हूँ। वो अपने आप को यादव बताने पर तुले हुए। अभी परशुराम का फरसा गिर गया, उस पर आपने देखा किस तरह की सियासत हुई। एक तो सियासत ये हुई कि एक ब्राह्मण नेता ने, संतोष पांडे जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो मंदिर बनवाया परशुराम का, और उससे अखिलेश यादव का वो फरसे का उद्घाटन करवाया गया, और उसमें काशी विश्वनाथ, काशी से ब्राह्मण बुलाए गए, तमाम मंत्र जाप मंत्रोच्चार के साथ वो फरसा लगाया गया, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि पर भगवान परशुराम जो है वो ब्राह्मणों के हैं, और अखिलेश यादव जो है ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं, जो नाराज हैं वो अखिलेश यादव की तरफ लामबंद हो जाएंगे। वो फरसा ही गिर गया। जब गिर गया तो जो ब्राह्मण मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, ब्रजेश पाठक और तमाम लोग, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया कि ये समाजवादी पार्टी के लिए अपशकुन है, भगवान श्री परशुराम नाराज हो गए समाजवादी पार्टी से। दूसरे जो ब्राह्मण, उनके प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, शायद आज वो नहीं है, अक्सर आपके कार्यक्रम में रहते हैं, उन्होंने तुरंत कह दिया कि ये चुनावी जो पूजा है और चुनावी मंदिर की राजनीति करने वालों के लिए अपशगुन है। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी और होती रहेंगी। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि पूर्वांचल का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। 24 घंटे पहले पंडित RK शर्मा, ब्राह्मण है, वो भी बिलसी बदायूं के विधायक हैं, वो भी पाला बदल करके बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इसको बहुत, एक विधायक का पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ब्राह्मण विधायक का बीजेपी से छोड़ना और समाजवादी पार्टी में आना, इसको ऐसे बताया जा रहा है जैसे बहुत बड़ी एक कोई उपलब्धि हो गई, सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण है, और ये दिखाने के लिए कि ब्राह्मण भी समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। देखिए, पिछले 3 चुनाव में बहुतायत से, 2017 के चुनाव में तो ऐसा माना जाता है कि 80% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, 52% बैकवर्ड्स ने साथ दिया था। ऐसा एक अनुमान है, कोई बहुत ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर कहा जाता है कि 80% ब्राह्मणों ने साथ दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति कतई नहीं है विपनेश, जो 2014, 17 और 19 के चुनाव में
थी फिलहाल के वक्त। अगर आप देखिए, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी योगी सरकार का इतना जलवा है और इतना डंका बज रहा है, तो फिर ये जो विधायक जिनके आप टिकट काट रहे हैं, ये अपने बदौलत न जीते थे न अपने बदौलत हारेंगे। अगर मोदी योगी के नाम पर वोट मिल रहा है तो बलि का बकरा विधायकों को बनाने की, सिटिंग विधायकों को क्या जरूरत है कि आपने काम नहीं किया। जब वोट उनके नाम पर मिल रहा है तो विधायक क्या चीज़ है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप एंटी इनकम्बेंसी को हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की ये चुनावी रणनीति रही है कि सरकार की तरफ एंटी इनकम्बेंसी को वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में तब्दील करके हमेशा नया चेहरा देते हैं। या मुझे तो याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो हर बार वो 1/3 के आसपास टिकट सिटिंग विधायकों का काट देते थे और उनका ये प्रयोग हमेशा सफल भी रहता था। आप लोकसभा में भी देखिए, उन्होंने बड़े पैमाने पर टिकट काटे और वहाँ भी प्रयोग सफल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का प्रयोग करने के लिए इस बार भी मैदान में आ रही है। राजीव, उत्तर प्रदेश के जातिवाद को, समीकरण को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब तस्वीर में क्योंकि जनता तो इतनी अब ना समझ नहीं है, सब समझ रही है कि 2017 में तो एक लहर थी, यादव वोट भी खिसक गया, समाजवादी पार्टी से बीजेपी की तरफ चला गया, उनके गढ़ में सेंध लगा दी थी। लेकिन इस बार फिर से ठाकुरवाद, यादववाद, ब्राह्मणवाद अपने अपने वोट बैंक को लपकने की कोशिश की जा रही है। राजीव, देखिए विपनेश, समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जिसके लिए मंदिर, मुसलमान और पाकिस्तान ये उसके बड़े नज़दीकी मुद्दे रहते हैं। और एक पार्टी जब इसकी बांसुरी, इन मुद्दों की बांसुरी बजाने लगती है तो उस बांसुरी की लहरियों में वो गोता खाने लगते हैं और उस पार्टी को अच्छी तरह पता है। और जब वो मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान की बांसुरी बजाती है तो दूसरे पक्ष वाले लोग थोड़े असहज से हो जाते हैं क्योंकि इसका जवाब उनके पास नहीं है। ये बांसुरी और तेज बजने लगती है जब चुनाव नज़दीक आता है। तो ये तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये चुनाव के समय आपने पीछे 50 सवाल पढ़े थे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब परीक्षा सामने है। 10 तारीख को पहले चरण का मतदान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान होने जा रहा है। यहाँ पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पिछले 3 चुनाव को पूरी तौर पर प्रभावित करते रहे। यहाँ पर कभी कोई दूसरा मुद्दा नहीं बना है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है। अब तो देखिए डिजिटल है, सारे के नेता लाइन से, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, राधा मोहन सिंह। मुझे मालूम है कि बीजेपी की एक बैठक हुई थी गोरखपुर क्षेत्र में, वहाँ भी जो लोग गए थे संगठन से जुड़े, उसमें भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। इतनी लंबी संख्या कोरोना पॉजिटिव नेताओं की हो रही है तो जनता थोड़ा संभल के भी रहे। बहुत तेज रफ्तार भी आ रही है। 8 मई के बाद सबसे ज़्यादा है और दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए खास तौर पर ये जानकारी भी मैं दे रहा हूँ चुनाव के बीच में। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह क्या, अब तो डिजिटल मोड पे अगर जा रहे तो आप देखिएगा इसमें तो बड़ी समस्या ये भी है कि सोशल मीडिया पर कितने भड़काऊ और कितने आपत्तिजनक पोस्ट और ये सारी चीज़ें वायरल हो जाएं, इसके भी अभी कोई रोकने का मैकेनिज्म हमारे पास बहुत ज़्यादा है भी नहीं। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पहले और दूसरे चरण का मतदान है या तीसरे चरण का भी, वो उस इलाके में ज़्यादा है जहाँ धार्मिक आधार पर। राजीव, एक सवाल मेरे मन में है, मैं इसको थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, उस चीज को समझना। एक छोटा सा सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने रोड शो रैलियों पर ब्रेक लगा दिया है, तो अब जो घर घर कैंपेन की शुरुआत हो रही है, डोर टू डोर कार्यकर्ता जाएंगे तो नेता उसी हिसाब से जाएंगे, जहां जिसकी जाति के लोग हैं, वोट बैंक है, उसी हिसाब से भेजा जाएगा लोगों को। बिल्कुल भेजा जाएगा और ये उसी तरह की। देखिए एक बात तो मोटे तौर पर ये है कि चुनाव में प्रचार तो अलग बात है। आप जा करके रातों रात किसी को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। वो समाज का एक तबका है जो पैसे और दूसरी चीज़ों पर प्रभावित होता है, तो चुनाव के एक दिन पहले होता है। अब लोग बहुत सारे लोग इतने चालाक भी हो गए कि पैसा भी ले लेते हैं और वोट भी नहीं देते। लेकिन मोटे तौर पर समाज का एक बड़ा वर्ग चुनाव से पहले ही मूड बना लेता है और चुनाव से पहले ही मूड बना लेता है कि उसे किधर जाना है। और बात ये कुछ
तात्कालिक मुद्दे अगर ऐसे आ जाएं, कुछ तात्कालिक बातें ऐसी आ जाए इलेक्शन के बीचों बीच, तो रास्ता मुड़ जाए तो अलग बात है, नहीं तो मोटे तौर पर चुनाव का मूड 1 महीने पहले बन जाता है। अब जहां तक बात है ये नेताओं के जाने की, तो निश्चित तौर पर लोग अपने उसी वोट बैंक को पुख्ता करने की कोशिश करते हैं जिसमें दूसरे सेधमारी करते हैं या दूसरे में झपट्टा मारने की कोशिश करते हैं जहां कुछ नाराजगी दिखती है। तो ये प्रयास दोनों तरफ से किए जाएंगे। अभी तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो ऐसा लगता है कि 15 जनवरी को जब इलेक्शन कमीशन रिव्यू करेगा तो शायद यही स्थिति रहे अभी अगले हफ्ते भी। अनिला सिंह जी, इस बार क्या उम्मीद लग रही है? पिछली बार तो पिछड़ों सवर्णों के दम पर आपने जादुई आंकड़ा टच कर लिया था, 300 के पार चले गए थे, लेकिन इस बार सामने अखिलेश यादव खड़े हैं, उनके साथ कुनबा बहुत बड़ा है, और आपने कल सीएम योगी ने कह दिया कि तो 80 और 20 के रेशो के हिसाब से इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 20% आबादी यानी मुस्लिमों को तो नकार ही दिया है। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको? जी देखिए, मैं यहाँ पे 2-3 बातें कहना चाहूंगी दिनेश जी। सबसे पहली बात तो ये है कि शुचि विश्वास जी से मैं ये अपेक्षा नहीं कर रही थी कि यहाँ पे एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर झूठ परोसेंगे। इन्होंने कहा बोली भाई जो ऐप है वो भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड है, शर्म आनी चाहिए उनको इस प्रकार का झूठ फैलाने के लिए। आज जो उसके लिए आरोपित है वो जेल में। झूठ फैलाने के लिए तो आपको भी शर्म आनी चाहिए। आप लोग भी तो लगातार झूठ ही बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठा पार्टी कौन है देश में? समाजवादी पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठा पार्टी कौन है? पार्टी के प्रवक्ता शांत होकर बैठिए। फरसा गिरा ना समाजवादी की गर्दन पे, फरसा गिरा समाजवादी पार्टी की गर्दन पे। जाइए जाइए जाइए, रोजा अफ्तार पार्टियां करिए, रोजा अफ्तार पार्टियां करिए। यही रह गया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिखा दिया 14 में, 17 में, 19 में समाजवादी पार्टी की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। शांत होकर बैठिए। पहले जब 14 साल चुप 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 चुप। बौखला रहे हैं आप, बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगर हिंदू धर्म, हिंदू भगवत ताकत दिखाई दे रही है तो घबरा रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, भगवत ताकत से पैर कांप रहे हैं, घबरा रहे हो। गाना गाओ, ये हरा रंग किसने डाला, और हम गाते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला। हम लोग वो लोग हैं जो नहीं, वक्त की कमी है, एक एक करके बात कीजिए। कीर्ति रिद्धि जी 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट सर, एक एक करके बात। अनिला जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाती हूँ। 1 मिनट। नहीं, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे रही हूँ। ये श्रीमान जी, मैं कह रही हूँ कि इस बार क्या उम्मीद? पिछली बार तो काफी वोट मिला था आपको, सवर्णों का भी मिला था, पिछड़ों का भी मिला था, लेकिन इस बार 80-20 का आपने फासला कर दिया है, तो और सामने अखिलेश यादव खड़े हैं, तो इस बार उम्मीद क्या है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में? क्या सभी वर्ग आपके पास साथ आ पाएंगे? मैं यही उत्तर देना चाह रही थी, ये श्रीमान जी बीच में कूद गए थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम 80-20 की बात करते हैं तो उस 20 में वो लोग भी आते हैं जिनकी। 1 मिनट रुकिएगा, इसमें राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विप्लेश, अभी अनिला जी कह रही थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि जाओ जाओ नमाज पढ़ो, रोजा करो, समाजवादी पार्टी रोजा करो, इफ्तार करो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी भारतीय राजनीति कहाँ से कहाँ आ गई। मुझे वो दिन याद आता है कि यही शहनवाज हुसैन जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उमा भारती ने रमजान के पहले दिन, हम लोग वहाँ मौजूद थे अशोक रोड के अपने घर पर, रमजान के पहले दिन इफ्तारी के लिए शहनवाज हुसैन को अपने घर पर बुलाया था और सारे पत्रकारों के सामने कहा था कि शहनवाज मेरे भाई की तरह है। शहनवाज हुसैन का जो पंडित पंत मार्ग पे घर है, जब वो वहां रोजा इफ्तारी करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी से लाल कृष्ण आडवाणी तक उस इफ्तार में शामिल हुआ करते थे। आज उसी पार्टी की नेता, आज उसी पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही है जाओ जाओ तुम रोजा इफ्तार करो। हम राजनीति के इस लेवल तक भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां तक आ गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और यही अखिलेश यादव जो आज इस तरह की बातें करते, किसी समय मुलायम सिंह यादव सबसे करीबी संबंध उनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से था। कई बार मुलायम सिंह यादव ने डिच दिया है भाजपा को, जो बातें कही है उससे अलग रख के, और यही मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ भी अयोध्या में हुआ सब लोग जानते हैं। लेकिन अब जो राजनीति का स्तर दोनों तरफ से गिरता हुआ चला जा रहा, मैं चाहता था कि मैं इस पर बताऊं कि लोगों को कि उनकी विरासत क्या है और वर्तमान क्या है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।